अब हम आते हैं इसके आर्टिकल 115 के ऊपर, जो कि बात करता है सप्लीमेंट्री, एडिशनल और एक्सेस ग्रांट्स। फॉर एग्जाम्पल, सरकार ने 6 लाख करोड़ का एस्टिमेट दिया था लोकसभा को, और उसके बेसिस पे 6 लाख करोड़ लोकसभा ने रिलीज कर दिए। अब सेम एस्टिमेट, सेम काम के लिए सपोज 7 लाख करोड़ लग रहे हैं, 1 लाख करोड़ एक्स्ट्रा लग रहे हैं। ओके, 7 लाख करोड़ रुपीस लग रहे हैं। अब यहां पे क्या होगा, यहां पे क्या होगा, जो एक्स्ट्रा 1 लाख करोड़ रुपीस लगने हैं वो भी सरकार को चाहिए, तो आर्टिकल 115 में सरकार वो मांग सकती है। एस्टिमेट से ज्यादा पैसा लग रहा है उस काम में, तो एक्स्ट्रा पैसे आप 115 में मांगोगे। ओके, एंड ऑब्वियसली लोकसभा ही इसको रिलीज करेगी। अब हम आते हैं इसका आर्टिकल 116 पे। ये बात करता है वोट्स ऑन अकाउंट, वोट्स ऑन ऑफ क्रेडिट एंड एक्सेप्शनल सर्कमस्टांसेस। फॉर एग्जांपल, कंट्री में कोई एक्सेप्शनल सर्कमस्टांस आ गया, कोविड आ गया, या फिर कोई बाढ़ आ गई, ड्रॉट आ गया। इस केस में जो नेचुरल डिजास्टर अगर आ जाते हैं, तो इस चीज का सरकार एस्टिमेट तो बना नहीं सकती है। ये एक्स्ट्रा एकदम उसी टाइम ऑन द स्पॉट ये प्रॉब्लम आई है, तो इसके लिए अगर आपको पैसे मांगने हैं, देन यू विल कम अंडर आर्टिकल 116। ओके, एंड हाउस ऑफ पीपल जो है, लोकसभा, वो इस अमाउंट को रिलीज कर सकती है। आर्टिकल 117 जो है हमारा, वो एक सिंपल से चीज के बारे में बात करता है कि अगर आपको कोई भी ऐसा बिल जो हमने ऊपर पढ़े हैं इनको इंट्रोड्यूस करना है, एप्रोप्रिएशन बिल या फिर सप्लीमेंटल खर्चों के लिए बिल, तो आपको प्रेसिडेंट की परमिशन लेनी पड़ेगी। प्रेसिडेंट की रिकमेंडेशन होगी, उसके बाद ही आप वो बिल्स को इंट्रोड्यूस कर सकते हैं। आर्टिकल 118 पे हम आते हैं। ये बोलता है ईच हाउस ऑफ पार्लियामेंट मे मेक रूल्स फॉर रेगुलेटिंग सब्जेक्ट टू द प्रोविजंस ऑफ दिस कॉन्स्टिट्यूशन इस प्रोसीजर एंड इट्स कंडक्ट ऑफ बिजनेस। तो जो हाउस ऑफ पार्लियामेंट हमारे, वो अपने प्रोसीजर को रेगुलेट करवाने के लिए रूल्स बना सकते हैं, जो भी खुद के रूल्स हैं वो डिवाइस कर सकते हैं। तो यही हमको इसमें याद रखना है बस। अब हम आते हैं इसके आर्टिकल 119 पे, जो की बात करता है रेगुलेशन बाय लॉ ऑफ प्रोसीजर इन पार्लियामेंट in relation to financial business. The parliament may, for the purpose of the timely completion of financial business, regulate by law the procedure and the conduct of business in each house of parliament in relation to any financial matter. तो जो भी फाइनेंशियल मैटर से रिलेटेड हमारा रूल्स हैं, वो भी हमारे पार्लियामेंट जो है वो बना सकती है। ओके, तो यही हमारा आर्टिकल 119 बोलता है। अब हम आते हैं इसका आर्टिकल 120 पे, जो की बात करता है लैंग्वेज टू बी यूज इन पार्लियामेंट। अब कौन सी लैंग्वेज पार्लियामेंट में यूज होगी? आर्टिकल 120 बोलते हैं कि हिंदी एंड इंग्लिश जो है उन्हीं लैंग्वेजेस में पार्लियामेंट का बिजनेस चलेगा। हाँ, लेकिन इसका प्रोवाइजो ये भी बोलते हैं कि अगर स्पीकर को लगता है कि कोई एक मेंबर है वो हिंदी इंग्लिश में नहीं बोल सकते हैं, तो स्पीकर उनको मदर टंग में बात करने के लिए, अपनी बात रखने के लिए परमिट कर सकते हैं। ओके, अब हम आते हैं इसका आर्टिकल 121 पे। ये बात करता है रिस्ट्रिक्शन ऑन डिस्कशन इन पार्लियामेंट। नो डिस्कशन शैल टेक प्लेस इन पार्लियामेंट with respect to the conduct of any judge of the Supreme Court or a High Court in discharge of his duties, except upon a motion for presenting an address to the President, praying for the removal of the judge as herein provided. तो पार्लियामेंट में आप ये डिस्कस नहीं कर सकते हैं कि सुप्रीम कोर्ट के कोई जज हैं या फिर हाई कोर्ट के जो जज हैं उनका काम हमको अच्छा नहीं लग रहा, इसके ऊपर डिस्कशन नहीं हो सकती है। दिस इज बिकॉज जो 3 ऑर्गन्स ऑफ हमारे गवर्नमेंट है, जुडिशरी, लेजिस्लेचर एंड एग्जीक्यूटिव, ये तीनों सेपरेट हैं, एंड इसलिए लेजिस्लेचर जो है जुडिशरी के कामकाज के ऊपर डिस्कशन नहीं कर सकती है। हाँ, लेकिन अगर आपको किसी जज की इम्पीचमेंट के लिए प्रोसीजर करना है, उनको हटाना आपको किसी जज को उनके ऑफिस से, तो इम्पीचमेंट ही हो सकती है। इन दिस केस ऑब्वियसली फिर उनके कंडक्ट के ऊपर डिस्कशन हो
होना पड़ेगा, तभी इम्पीचमेंट की प्रोसीडिंग सही से चल सकती है। तो एक प्रोवाइजो है हमारा। अब हम आते हैं इसके आर्टिकल 122 पे, जो कि बात करते हैं कोर्ट्स नॉट टू इंक्वायर इनटू द प्रोसीडिंग्स ऑफ द पार्लियामेंट। The validity of any proceedings in Parliament shall not be called in question on the ground of any alleged irregularity of procedure। तो अगर पार्लियामेंट किसी प्रोसीजर का वायलेशन होता है तो इस केस में कोई कोर्ट जो है उस प्रोसीजर की वैलिडिटी को चेक नहीं करेगी। दिस इज अगेन फॉर द इंडिपेंडेंस ऑफ थ्री ऑर्गन्स ऑफ गवर्नमेंट। तो यहाँ पे हमारी जुडिशरी भी पार्लियामेंट के अपने खुद के प्रोसीजर्स हैं उनके ऊपर क्वेश्चन नहीं कर सकती है। ओके अब हम आते हैं इसका आर्टिकल 123 पे, जो कि बात करता है पावर ऑफ प्रेसिडेंट टू प्रोमलगेट ऑर्डिनेंसेस ड्यूरिंग रिसेस ऑफ पार्लियामेंट। यानी कि जब पार्लियामेंट काम नहीं कर रही है, सपोज मॉनसून सेशन हमारा एंड हो चुका है, अब पार्लियामेंट ऑब्वियसली इज नॉट वर्किंग, विंटर सेशन पे दोबारा से वो आएगी। अब इस दौरान अगर सरकार को कोई बिल पास करवाना है तो वो नहीं करवा सकती है, एंड इसलिए सरकार के पास पावर होती है ऑर्डिनेंस की। इस दौरान कोई भी नया अगर पॉलिसी डिसीजन लेना है सरकार को तो ऑर्डिनेंस पास हो सकता है, एंड जब जो हमारी पार्लियामेंट दोबारा से असेंबल होगी तब इस ऑर्डिनेंस को एक्ट में बदला जा सकता है। तो ये जरूरी होता है कि एक ऑर्डिनेंस को एक्ट में बदलना जरूरी होता है। अगर नहीं बदलते हो आप तो कुछ टाइम के बाद हम पढ़ेंगे आगे उस ऑर्डिनेंस की कोई वैल्यू नहीं रह जाती है। ओके तो सिर्फ दिस इज अ प्रोसीजर व्हेन द पार्लियामेंट इज नॉट फंक्शनिंग। इसको हम रीड करते हैं पूरा 123 को। इफ एट एनी टाइम एक्सेप्ट व्हेन both houses of parliament are in session the president is satisfied that circumstances exist which render it necessary for him to take immediate action, he may promulgate such ordinance as the circumstances appear to him to require। तो ऑर्डिनेंस सिर्फ तभी आ सकती है जब दोनों हाउसेस ऑफ पार्लियामेंट रिसेस में काम नहीं कर रहे हैं और बहुत ज्यादा इमरजेंसी है उस पॉलिसी डिसीजन को लेने के लिए, तभी ऑर्डिनेंस आ सकता है। An ordinance promulgated under this article shall have the same force and effect as an act of parliament, but every such ordinance, ये important है, shall be laid before both houses of parliament and shall cease to operate at the expiration of 6 weeks from the reassembly of parliament। तो यानी कि अगर जब पार्लियामेंट सपोज 19 नवंबर को दोबारा से असेंबल हो रही है तो विद इन 6 वीक्स आपको वो ऑर्डिनेंस पास करवाना पड़ेगा, वरना उसकी वैलिडिटी एंड हो जाएगी। ओके और इफ बिफोर द एक्सपायरेशन ऑफ दैट हाउस ऑफ दैट पीरियड resolutions disapproving it are passed by both houses upon passing of the second of those resolutions and may be withdrawn at any time by the president। तो ऑब्वियसली अगर हमारे हाउसेस ऑफ पार्लियामेंट जो है उनको लगता है कि इस ऑर्डिनेंस को इफेक्ट में नहीं लाना है तो फिर उस ऑर्डिनेंस की वैल्यू खत्म हो जाएगी और इस ऑर्डिनेंस को कभी भी प्रेसिडेंट वापस विड्रॉ कर सकते हैं, खुद से ही वो विड्रॉ कर सकते हैं। ओके इसका जो क्लॉज 3 है वो भी इंपॉर्टेंट है। वो ये बोलता है कि आप उस चीज के ऊपर ऑर्डिनेंस नहीं बना सकते हो जिस चीज के ऊपर पार्लियामेंट की कंपिटेंसी नहीं है लॉ बनाने के लिए। तो आप ऑर्डिनेंस उन्हीं सर्कमस्टांसेस के लिए बना सकते हो जिनके ऊपर पार्लियामेंट की पावर है लॉ बनाने की। ओके तो ये चीज हमें याद रखनी है। अब इस आर्टिकल 123 में से जो क्वेश्चंस हैं वो ज्यादातर आते हैं कि आर्टिकल नंबर कौन सा है। बहुत सारे इजी क्वेश्चन होते हैं ये, आपको आर्टिकल नंबर लेकिन याद रखने पड़ेंगे इस चीज के लिए। एंड ऑब्वियसली एक और चीज इसमें पूछी जाती है जो 6 वीक्स वाला प्रोविजन है कि ऑर्डिनेंस की वैल्यू कब तक रहेगी। तो हमने ऊपर पढ़ा है कि हाउस असेंबल होने के 6 हफ्ते के अंदर अंदर उस ऑर्डिनेंस को अप्रूव करना पड़ेगा, वरना वो एक्सपायर हो जाएगा। तो ये कुछ क्वेश्चंस आर्टिकल 123 में से बन सकते हैं प्रीलिम्स में। ओके so now this is over and in the next class we will be starting with chapter 4, that is the union judiciary। Okay, thank you so much।